नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूं और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। मुझे पता है काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपने इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी व्यस्त समय था, उसमें से अब आपके लिए कंटिन्यूस समय निकालूंगा और वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लेकिन आप इसी तरह मेरी सभी वीडियोज़ पर प्यार देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर जरूर कर दें। थोड़ा रीजन ये भी था कि केंद्र सरकार द्वारा नए 3 कानून बिल लागू किए गए थे, जिसमें सीआरपीसी को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से रिप्लेस कर दिया गया था। तो मैं इस कन्फ्यूजन में था कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊं या सीआरपीसी के, लेकिन मैं अब इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अब मैं दोनों की कंपैरेटिव वीडियोज बनाऊंगा। ठीक है, इसमें सीआरपीसी में जो पहले धारा थी वो नए कानून में चेंज होकर क्या हो गई है उसको बताऊंगा, अगर चेंज नहीं हुई है तो उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगला जो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालयों के वर्गों को समझाइए। ठीक है, तथा हर एक न्यायालय द्वारा किस सीमा तक दंडादेश पारित किया जा सकता है, हम इसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो धारा 6 के अंतर्गत, ये सीआरपीसी की धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालयों का वर्गीकरण दिया गया था। जो नई संहिता, जो नया कानून जो बना हुआ सुरक्षा संहिता बना है, उसके अध्याय 2 और धारा 6 एज इट इज सेम रखा है। सीआरपीसी का अध्याय 2 और धारा 6 में भी सेम था, तो यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये दंड न्यायालय कौन कौन से हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं। नंबर 1 सेशन न्यायालय, नंबर 2 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, नंबर 3 द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, और नंबर 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो ये बेसिकली 4 वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, जबकि जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता उसमें महानगर क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय उनके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं बताया गया है, जो सीआरपीसी में है। ठीक है, तो मुख्य मुख्य न्यायालयों का जो वर्गीकरण है वो हम देख लेते हैं। तो इधर जो धाराएं दी गई हैं वो सीआरपीसी की हैं। ठीक है, सीआरपीसी की धाराएं दी गई हैं, इधर जो साइड में दी गई हैं, और जो मैंने रेड पेन से लिख रखी हैं ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत है। ठीक है, तो सेशन न्यायालय का वर्गीकरण धारा 8 में दिया गया है, नए के अकॉर्डिंग सीआरपीसी की धारा 9 में था। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का वर्गीकरण जो कि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में बांट सकते हैं हम, जिसका नए के अंतर्गत धारा 9 में है और पुरानी में धारा 29 में वर्गीकरण देखने को मिलता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय धारा 10 और 12, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय नए के अकॉर्डिंग 11 और पुरानी धारा इसमें शायद मैं लिख नहीं पाया हूं और मुझे इतना याद भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में सीआरपीसी 17 धारा में दिया गया है। ठीक है, और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय धारा 13 में। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो जिला उपखंड में बटे हुए हैं नई धारा के अंतर्गत 14 में है, जबकि पुराना सीआरपीसी के अंतर्गत 20 में दिए गए हैं। ठीक है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में सीआरपीसी की धारा 21 में हम देख सकते हैं, जबकि भारतीय सुरक्षा संहिता में धारा 15 के अंतर्गत। चलिए अब इन सभी न्यायालयों को एक एक करके देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं सेशन न्यायालय, जो सीआरपीसी की धारा 9 के अंतर्गत और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 8 के अंतर्गत है। ठीक है, तो सेशन न्यायालय क्या है, यानी प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय बनाया जाएगा। और सेशन न्यायालय जो होगा उसमें एक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो सेशन न्यायाधीश व सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। सहायक सेशन न्यायाधीश है वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ रहेंगे।
अब अगला जो पॉइंट है, अगर सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, इसका वर्णन भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 8 की उपधारा 5 में दिया गया है। जबकि 8 में आपका अगर सेशन न्यायाधीश असमर्थ है उसके बारे में बताया गया है। तो दोनों ही चीज सेम है, अनुपस्थिति में कार्य और असमर्थता में कार्य। तो अगर सेशन न्यायाधीश असमर्थ है तो इसकी असमर्थता में अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश कार्य को देखेगा। अगर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इनके जो भी कार्य है उनको देखेगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये बचा कि सेशन न्यायाधीश सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य के विवरण हेतु संगत आदेश भी दे सकते हैं। ये नए कानून के अंतर्गत ऐड की गई बात है। दो चीजें ऐड की गई हैं, एक तो असमर्थता में कौन कार्य करेगा और एक सेशन न्यायाधीश जो है वो सहायक सेशन न्यायाधीश के लिए उनके कार्यों के लिए संगत आदेश दे सकते हैं। चलिए, अब सेशन न्यायालय जो होते हैं उनकी दंडादेश की शक्तियां क्या हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय है वो उसके एक तरह से निर्देशन में रहते हुए जो भी समुचित दंड आवश्यक हो वो सेशन न्यायालय दे सकते हैं। ठीक है, दंड के प्रति उदारता व सहानुभूति घातक सिद्ध हो सकती है। तो जो भी दंड देना है वो कानूनों के अंतर्गत रहते हुए दंड देना आवश्यक है और उच्च न्यायालय के परामर्श के साथ में। ठीक है, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश क्या दंड दे सकते हैं, कोई भी प्राधिकृत दंड दे सकते हैं। ठीक है, और अगर मृत्यु दंड है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है, जो कि सीआरपीसी की धारा 28 में बताया गया है। जबकि नई संहिता की धारा 22(2) के अंतर्गत इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो क्या दंड दे सकते हैं, वो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के सिवाय कोई भी प्राधिकृत विधि द्वारा प्राधिकृत दंड दे सकते हैं। यानी मृत्यु दंड ना हो, आजीवन कारावास ना हो और 10 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, नंबर 2 पे देख लेते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्या होते हैं, ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 9 के अंतर्गत इन्हें दिया गया है। तो अब ये न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से विशेष मामलों हेतु स्थापित किए जाते हैं। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है, जो प्रथम और द्वितीय मजिस्ट्रेट की शक्तियों के रूप में इनका वर्गीकरण किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा और शक्तियों को भी विभाजित किया जाता है। तो दंडादेश की शक्तियां क्या हैं, तो प्रथम वर्ग के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं वो धारा 23(3) के अंतर्गत इनका वर्णन ये है कि 3 वर्ष से अनधिक कोई भी सजा नहीं सुना सकते हैं और 10,000 रुपये से अनधिक की राशि नहीं लगा सकते हैं, और चाहें तो ये दोनों ही प्रावधान कर सकते हैं, जो 3 वर्ष से अनधिक ना हो और 10,000 से अनधिक ना हो। जबकि द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक सजा नहीं और 10,000 से अनधिक राशि नहीं, और चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते हैं 23(3) के अंतर्गत। ये प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं। नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के बारे में है, जो सीआरपीसी की धारा 12 में बताया गया था और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में धारा 10 में इनका वर्णन देखने को मिलता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ये क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जा सकेगी, किसके रूप में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा। दंडादेश की शक्तियां क्या होती हैं, जो नई संहिता उसकी धारा 23(1) में बताया गया है, ये मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से सजा के कारावास के सिवाय कोई भी प्राधिकृत दंड दे सकते हैं। महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है, सीआरपीसी में दिया गया है, नई संहिता में नहीं दिया गया। सीआरपीसी की धारा 16 में दिया गया था और प्रत्येक महानगर में आवश्यक होने पर महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय बनाए जाएंगे और मजिस्ट्रेट की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। दंडादेश की शक्तियां वही रहेंगी जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की रहती हैं। ठीक है, या मजिस्ट्रेट की रहती हैं, वही रहेंगी, धारा 23(2) में इनका वर्णन है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय धारा 17 सीआरपीसी में दिया गया है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पद पर की जाएगी। ठीक है, जो महानगर मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट हैं उनकी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पद पे नियुक्ति की जा सकती है उच्च न्यायालय द्वारा।
दंडादेश की शक्तियां वही जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैं, ठीक है, जो धारा 23(1) में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब क्या है, विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो नई संहिता में धारा 11 में बताए गए हैं क्या होते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 23 में थे कि विशेष मामले या विचारण के लिए कोई भी विशेष मामला विचारण के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय बनाए जा सकेंगे। ये 1 वर्ष में 1 बार केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं। नंबर 7 के न्यायालय देख लेते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय नई संहिता की धारा 14 में दिए गए हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 20 में हम इनके बारे में देख सकते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय क्या होते हैं, राज्य सरकार द्वारा इनकी स्थापना प्रत्येक जिले में की जाती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो होते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में, ठीक है, और वह महानगर क्षेत्र में सीआरपीसी के अंतर्गत। कार्यपालक मजिस्ट्रेट में एक जिला मजिस्ट्रेट होगा। जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे उसमें कौन कौन शामिल है, एक जिला मजिस्ट्रेट होगा। जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और उपखंड में उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होगा। धारा 15 नई संहिता के अंतर्गत, जबकि सीआरपीसी की 21 के अंतर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के प्रावधान दिए गए हैं। दंडादेश की शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए वही इनकी दंडादेश की शक्तियां रहेंगी। अंतिम जो अपना बिंदु है वो देख लेते हैं, अधीनस्थता के बारे में है। वह क्या है, यानी ये सीआरपीसी की 15(1) में दिया गया था, जबकि नई संहिता की 13(1) में दिया गया है, ठीक है। तो जो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ रहेंगे वो रहेंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। जबकि अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहेंगे, ठीक है। यानी समझ में आया हो आपको, बेसिकली ये टॉप पर, इसके नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके नीचे अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबकि अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेंगे, यानी इनका भी सेशन न्यायाधीश का कंट्रोल रहेगा। सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ मुख्य महानगर या अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी हैं जो सीआरपीसी के अंतर्गत हैं, और जबकि अन्य महानगर मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। सीआरपीसी की धारा 19(1) में हम देख सकते हैं। सीआरपीसी धारा 23 में जिला मजिस्ट्रेट, सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, और नई संहिता में बदल करके 17(1) कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ, यानी इसमें क्या है, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ जिला अपर मजिस्ट्रेट से भिन्न, ठीक है, सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। जबकि उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ क्या है, सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे जो कि जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहेंगे। आसान भाषा में ये समझ लेते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहेंगे जो कि अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न है, जबकि सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, जो उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न है, ठीक है, यानी इसमें उपखंड मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहे, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।